सभी छात्र छात्राओं, इस विद्यालय परिवार से सहयोग, स्नेह, मार्गदर्शन और इस धरोहर रूपी पुंज की अनेक श्रेष्ठ उपलब्धियों में अपनी शुद्ध भावनाओं के साथ दुआ देने वाले हर बंधु का, हर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोगों का बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे बच्चों, इस संस्था परिवार की आप धरोहर है, अपने माता पिता के आगे में सपनों के आगाज हैं। मेरे संस्था निर्देशक महोदय जो आप और मेरे लिए पूजनीय हैं, मेरे संस्था प्रधान जो एक साधक, एक श्रेष्ठ लगन के साथ कार्य करने वाले एक व्यक्तित्व के प्रतिभा के धनी हैं, और मेरा जितना भी शैक्षणिक सहयोगी स्टाफ है वो इस बाल साधना विद्यालय परिवार और आप सभी के सपन को आगे बढ़ाने का एक क्रमयोगी आधार स्तंभ है। मैं सभी की ओर से आपके परिवार और आपकी कुशलता की कामना करता हूं और आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो। आज हिस्ट्री का चौथा लेसन पार्ट नंबर 9 होगा और ये अंतिम टॉपिक होगा। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हिस्ट्री के 4 लेसन पूरे हो गए और कल 14 जून से हम एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आएंगे, पॉलिटिकल साइंस का, लोकतंत्र का। जो वो छोटे छोटे पाठ है वो जल्दी होंगे, लेकिन हिस्ट्री आपकी पूरी हो जाएगी। तो चलो हम जुड़ते हैं बिना किसी विलंब के, और उस विलंब के जो हम जुड़ेंगे उसके अंतर्गत हमारे बीच जो एक युद्ध की बात यहाँ आई थी, जो पहले वीडियो में हमने पढ़ी थी कि केऊर के बीच में और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ, फ्रांस ने उसका सहयोग किया, ऑस्ट्रिया की पराजय होगी। उस पराजय के बाद में एक संधि हुई थी उनके बीच में, जिसको विला फ्रेका संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विला फ्रेका संधि कहा गया था। और विले फ्रेका संधि कब हुई थी? 11 जुलाई सन 1859 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 11 जुलाई 1859 ईस्वी को हुई थी। नेपोलियन तृतीय और ऑस्ट्रिया के सम्राट जो थे फ्रांसीसी जोसेफ के मध्य हुई थी। किस किस के बच्चे हुई थी? एक तो ऑस्ट्रिया के जो सम्राट हैं, और उस सम्राट का नाम क्या था? जोसेफ था। जोसेफ व नेपोलियन थर्ड के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? नेपोलियन थर्ड के मध्य ये संधि संपन्न हुई थी। इस संधि की पहली शर्त क्या तय हुई थी? परमा, मोडाना और टस्कनी पूर्णतः स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। किसको बना दिया गया? परमा, फिर दूसरा मेडोना, तीसरा जो नाम आपका जो है टस्कनी, इनको स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। दूसरी बात है लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिला। दूसरा जो स्थल है वो कौन सा था? लोम्बार्डी सार्डिनिया को दे दिया गया था। सार्डिनिया को दे दिया गया। ये इस संधि का दूसरा शब्द है। वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। बात नंबर 3, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दिया गया। किसको दिया गया? वेनेशिया जो है वो ऑस्ट्रिया को दिया गया। और चौथी थी पोप के अधीन इटली का संघ बनाया गया। चौथी बात क्या थी? पोप के अधीन इटली का संघ बनाया गया। इटली का क्या बनाया गया? संघ बनाया गया। ये चारों बातें जो थी वो इस संधि के अंतर्गत तय हुई। लेकिन इस संधि में इटली के लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बना रहना इटली के लिए घातक सिद्ध था। इस संधि से काउर अप्रसन्न था। पीटमोंट के शासक संतुलन बनाए रखना चाहता था, लेकिन एक बात कहा जाता है वेले फ्रेका की संधि की पुष्टि ज्यूरिख संधि से हुई। इसी के साथ इटली के एकीकरण का प्रथम चरण जो था, या केऊर का जो योगदान था, वो पूरा हो चुका था। तो यानी वेले फ्रेका संधि हुई थी 11 जुलाई 1859 ईस्वी को। परमा, मोडेना, टस्कनी को स्वतंत्र बनाया गया। लाम्बोर्डी सार्डिनिया को दिया। वेनेशिया इटली को दिया और पोप के अधीन इटली का संघ बना। लेकिन जो यानी इससे केऊर नाराज था, इटली के लोग नाराज थे, क्योंकि वेनेशिया पर जो ऑस्ट्रिया को अधिकार दिया गया था वो उनके लिए नागुजार था, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कहा जाता है इस संधि के बाद युद्ध के पश्चात मध्य इटली के राज्यों में परमा, मोडेना, टस्कनी, बोलेंगा, रोमाना जनता ने विद्रोह कर दी। इस संधि से इटली के लोग क्या नहीं थे? संतुष्ट
नहीं थे। और संतुष्ट नहीं होने के कारण कहाँ कहाँ पर विद्रोह कर दिए थे। परमा क्षेत्र में विद्रोह कर दिया उसने, मोडेना क्षेत्र में विद्रोह कर दिया उसने, टस्कनी क्षेत्र में विद्रोह कर दिया उसने, रोमंगाना क्षेत्र है उसमें विद्रोह कर दी। तो परमा, मोडेना, टस्कनी और रोमंगाना क्षेत्र जो है उस सभी क्षेत्रों में विद्रोह कर दिए थे। जगह जगह पर विद्रोह होने लग गए थे और इस विद्रोह से इस बात का संकेत हो चुका था कि भाई ये लोग हैं जो इटली के एकीकरण चाहते हैं और ये इस चीज का समर्थन नहीं करते। एक चीज यहाँ पर और थी कि जब वेलेफ्रेंका संधि के बाद जो ज्यूरिख संधि हुई थी उसके सहित राज्यों के पुराने शासन स्थापित कर दिए जाए, ये बात कही गई थी। तो केऊर ने मौके का फायदा उठाकर फ्रांस को नीस और सिवाय प्रदेश देने का वादा करते हुए अपनी ओर मिला लिया था और मार्च 1860 ईस्वी के मध्य इटली में जनमत संग्रह करवाया गया था। कौन सी जगह पर? परमा, मोडेना, टस्कनी और यानी जो बोलंगा और विर्जिया, सार्डिनिया और इसके अंतर्गत, और सेवाय ने फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया था। नीस और सेवाय फ्रांस को मिलने से गेराबाल्टी को आघात लगा और इंग्लैंड की सहानुभूति इंग्लैंड इटली के साथ थी, इसलिए मध्य इटली राज्यों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ इटली के मत का क्या लिया? पक्ष लिया। दोबारा देखिए कि जब ये संधि हो गई मार्च 1860, मध्य इटली के जितने भी प्रांत थे उसमें क्या करवाया जाए? जनमत संग्रह करवाया जाए। और जनमत संग्रह करवाया जाए तो जनमत संग्रह कौन से क्षेत्र पे हो? जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी और रोमानिया क्षेत्र पे। ये सभी जनमत संग्रह के द्वारा ये तय किया जाए इनको कहाँ मिला। दूसरी बात ये थी कि नीस व सेवाय फ्रांस में मिलने से गेरिबाल्डी नाराज थे, यानी नीस व सेवाय किस में मिलाए गए? फ्रांस में। तो नीस और सेवाय जो प्रदेश थे वो फ्रांस के मिलने के कारण इस चीज से कौन नाराज थे? गेरिबाल्डी को प्रमुख आता था। इटली की, इंग्लैंड की सहानुभूति अब भी किसके साथ थी? इंग्लैंड के साथ थी, इसलिए यानी वो इस चीज के क्या नहीं था? पक्ष में नहीं था। दूसरी बात देखिए, अब आप इस चरण में एक नया मोड़ आपके सामने आ गया और उस नए मोड़ का नाम है गेरिबाल्डी। आपका जो नया मोड़ आपका जो आएगा वो नया मोड़ आपका आ गया गेरिबाल्डी। जेसुप गेरिबाल्डी का जन्म नीस नगर 1860 को हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है? जियुसफ गेरिबाल्डी। क्या नाम है? जियुसफ गेरिबाल्डी। जन्म कब हुआ? 1860 में। जन्म कहाँ हुआ था? तो नीस नगर जो क्षेत्र है उसमें इसका जन्म हुआ। इनके पिता एक बारीक जहाज में अधिकारी थे। इनके पिता जो थे वो एक जहाज के अंतर्गत क्या थे? अधिकारी थे, यानी जलीय शक्ति में काम करते थे। गेरिबाल्डी को भूमध्य सागर की यात्राओं का अनुभव था, यानी गेरिबाल्डी उनके पिता कहाँ काम करते थे? जहाज में काम करते थे। और यही कारण था गेरिबाल्डी को भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के साथ आप एक बात और कह सकते हो कि विदेशी यात्राओं का अनुभव था इसे। ये बात था, इन यात्राओं में इटली के राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आया था। जब उनके पिता जहाजों में जाते थे तो गेरिबाल्डी उनके साथ जाते थे। भूमध्य सागर की यात्राओं का पता चला और इसी समय वो राष्ट्रभक्तों की श्रेणी में आ गया। गेरिबाल्डी को एक नौसैनिक विद्रोह में भाग लेने पर मृत्युदंड की सजा दी गई, लेकिन वह कहाँ चला गया? दक्षिणी अफ्रीका में चला गया था, क्योंकि उस समय गेरिबाल्डी ने एक नौसैनिक विद्रोह में भाग लिया था। और जब उन्होंने नौसैनिक विद्रोह में भाग लिया तो वो सबकी नजर में आ गया था और सबकी नजर में आने के कारण उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। लेकिन गेरिबाल्डी एक विचित्र सोच का व्यक्ति था। उन्होंने वो जगह छोड़कर वो कहाँ चला गया? वो वहां से जगह छोड़कर दक्षिणी अमेरिका चला गया। वहां उसने छापामार युद्ध पर प्रशिक्षण दिया, यानी कि गेरिबाल्डी ने अमेरिका जो क्षेत्र है, अमेरिका से जो छापामार युद्ध पद्धति है उस छापामार युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण लिया उसने। किसका प्रशिक्षण लिया? छापामार युद्ध पद्धति का उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया था। फिर कहा जाता है 1854 में इटली ने उसने कैप्रीना नामक टापू खरीदा। यानी एक बात बड़ी देखिए, 1854 में पुनः गेरिबाल्डी ने इटली आने पर केपीरा नामक टापू खरीदा। कौन सा टापू खरीदा? 1854 ईस्वी के अंतर्गत गेरिबाल्डी, और उसको आप क्या कहते हैं? केपीरा जो टापू था, वो केपीरा टापू जिसके द्वारा खरीदा गया था
गेरिबाल्डी के द्वारा वो टापू खरीदा गया था। वही व्यक्ति था जिसके बाद नेलपस सिसिली इटली में शामिल हुए थे। वह इटली की तलवार था। उसने एक संगठन बनाया, लाल कुर्ती संगठन, जो देशभक्ति का संगठन था, संपूर्ण सर्वश्रेष्ठता पर था। गेरिबाल्डी गणतंत्रवाद और राष्ट्रसत्ता का समर्थक बनना था या सहयोगी था, लेकिन उसकी एक ही चीज थी कि मैं कैसे भी इटली का क्या करूं, एकीकरण करूं। तो दोबारा देखिए, गेरिबाल्डी का जन्म 1807 में हुआ। कहाँ हुआ भाई? नीस नगर में हुआ। उसके पिता किसमें थे? एक व्यवहारिक जहाजी थे। इस कारण भूमध्य सागर की यात्राओं का उसे ज्ञान हुआ। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक नौसेना विद्रोह हुआ, उसमें इसका नाम आया तो इसे मृत्युदंड दिया। ये वहां से कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। अमेरिका से इसने छापामार युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण लिया। अमेरिका से वापिस आकर उसने 1854 में केपीरा टापू को इन्होंने खरीदा और इन्होंने नेलपस और सिसिली और ये क्षेत्र थे उन पर ये स्थानों का भ्रमण किया। और यानी गेरिबाल्डी ने एक संगठन बनाया था, लाल कुर्ती संगठन। ये लाल कुर्ती संगठन जो बनाया था वो गेरिबाल्डी ने बनाया था, जो इटली के एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में इनके द्वारा लागू किया गया। और यही कारण है, अगर मेजिनी आदर्शवादी थे, केउर आदर्शवादी थे, लेकिन जो गेरिबाल्डी था वो इटली के एकीकरण के लिए एक तलवार था। उसका मूल लक्ष्य ये था कि अगर हमें इटली का एकीकरण करना है, अगर हमें इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाना है, तो वो इटली का एकीकरण केवल इसी शर्त पर होगा कि हम सब लोग एक रहेंगे, या हम एक सर्वश्रेष्ठ रूप से अगर एक प्राप्ति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से हम उसका एकीकरण कर सकते हैं। उन्होंने एक बात कही थी यहाँ पर, और वो बात थी कि भाई अगर हमें इटली के पूर्ण एकीकरण अगर हमारा नहीं होगा तो हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो गेरिबाल्डी के आने के बाद में एक जगह विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह का नाम था सिसिली, वह यानी नेपलस का विलय। और ये नेपलस का जो विलय हुआ था ये कब हुआ था? 1860 ईस्वी में हुआ था। यह क्षेत्र सार्डिनिया पीटमोंड में गेरिबाल्डी और उसके लाल कुर्ती सैनिकों के सहयोग से सार्डिनिया को प्राप्त हुए थे। कहां पर हुए थे भाई? यानी सिसिली और नेपलस जो क्षेत्र थे, और सिसिली और नेपलस जो क्षेत्र थे वहां पर इसका विलय कब हुआ? तो पहली बात तो एक बात आपको ये लिखनी है, सार्डिनिया और पीटमोंड, शॉर्ट फॉर्म है इसकी एसपी में गेरिबाल्डी। पहली बात तो ये आती है गेरिबाल्डी, क्योंकि यहाँ मुख्य भूमिका उसी की। और उसका जो संगठन था सहयोगी, उसका संगठन का नाम क्या है? लाल कुर्ती। तो गेरिबाल्डी और लाल कुर्ती, इस संगठन ने और गेरिबाल्डी ने मिलकर, यानी कि जो सार्डिनिया पीटमोंड जो क्षेत्र थे उसमें सिसिली और नेलपस को शामिल करने की कोशिश की। सितंबर 1860 में नेलपस पर अधिकार कर लिया। गेरिबाल्डी ने रोम पर भी अधिकार करना चाहता था, किंतु विक्टर एमानुएल ने गेरिबाल्डी को नियंत्रित किया और गेरिबाल्डी ने नेलपस और सिसिली, सार्डिनिया और पीटमोंड को दे दिए। तो पहला जो एकीकरण गेरिबाल्डी ने किया वो 1860 ईस्वी के अंतर्गत किया, और 1860 ईस्वी में पहला एकीकरण उसने किया, सिसिली व नेपलस का विलय किया था। सिसिली और नेलपस जो है उनके विलय में लाल कुर्ती और गेरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये कहा जाता है कि गेरिबाल्डी ने सितंबर 1860 में नेलपस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उस समय राजा विक्टर इमैनुअल थे, उसने गेरिबाल्डी को नियंत्रित करके कहाँ मिला लिया? यहाँ मिला लिया। तो राज्य कौन से है? सिसिली और नेपलस है। विलय कब हुआ? 1860 में। किसमें किया? सार्डिनिया और पीटमोंड में। किसने किया? गेरिबाल्डी ने। कौन से संगठन ने किया? लाल कुर्ती से। और इस समय जो प्रधानमंत्री यहाँ के जो शासक कौन थे सार्डिनिया के? तो विक्टर इनेमुअल जो थे, उसने इसको लेकर यहाँ मिला दिया। इस तरीके से गेरिबाल्डी के सहयोग से सिसिली और नेपलस जो थे उन दोनों का विलय कहाँ हो गया था? उन दोनों का विलय हो गया था, वो किसके अंतर्गत शामिल हो गया था? इटली में हो गया था। फिर दूसरी इसके अंतर्गत एक क्षेत्र आ गया था, वेनेशिया की क्रांति। कौन सी क्रांति है? वेनेशिया की क्रांति, यानी वेनेशिया क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और वेनेशिया क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया, दो आते हैं, रोम और वेनेशिया, जो अलग अलग मैं आपको बताता हूं, और दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत इसको आप किस तरीके से आप करोगे तो वो देखिए।
यह क्षेत्र सार्डिनिया पीटमांड को प्रसा के सहयोग से प्राप्त हुआ था। यानी वेनेशिया कब प्राप्त हुआ? 1866। मैंने आपको जर्मनी के एकीकरण में एक बात बताई थी, और जर्मनी के एकीकरण के अंतर्गत एक युद्ध हुआ था, सेडावा का युद्ध। और सेडावा का युद्ध भी आप कह सकते हो इसको 7 सप्ताह का युद्ध था। थोड़ा सा आप पीछे जाके इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपकी बहुत बेहतर क्लियर होगी। तो सेडावा का युद्ध में, या 7 सप्ताह का जो युद्ध था, उस 7 सप्ताह के युद्ध के अंतर्गत इटली ने जर्मनी का साथ दिया था, और जर्मनी ने उसको क्या किया था? प्राग की संधि हुई थी, और प्राग की संधि में इटली को कौन सा प्रदेश दे दिया था? वेनेशिया दे दिया था। ये वो वेनेशिया जो वेलेफ्रेंका संधि के अंतर्गत ऑस्ट्रिया को मिला था, तो ये प्राग की संधि के तहत जो था वो दे दिया। लेकिन इसमें योगदान किसका रहा था? प्रसा का योगदान रहा, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में? प्रसा के नेतृत्व में। और इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में? सार्डिनिया और पीटमोंड थे, उनके नेतृत्व में तो उसका विलयीकरण हुआ, और उनके नेतृत्व में उनका विलयीकरण किया गया। तो इस प्रकार से इनका एकीकरण वहां पर हो गया था। फिर दूसरी बात है, 3 जुलाई 1866 को सोडावा कोनिग्रिज की लड़ाई के अंतर्गत प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इस युद्ध के दौरान वेनेशिया पर अधिकार कर लिया। 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। संधि के अंतर्गत वेनेशिया पूर्ण रूप से किसको दे दिया? इटली को दे दिया। तो इसमें पूरी भूमिका किसकी रही थी? वो ये प्रसा की रही या जर्मनी की रही? आपको इसे भी शब्दों में पढ़ो। आप ये पढ़ो कि 66 में युद्ध हुआ, युद्ध के अंतर सोडावा 7 सप्ताह का युद्ध हुआ, युद्ध में हार गए ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया से वेनेशिया लेकर प्रसा ने किसको दे दिया? इटली को दे दिया। फिर एक रियासत और आपकी यहाँ पर शामिल होती है, और उस रियासत के अंतर्गत या उस व्यवस्था के अंतर्गत होता है रोम। देखो, रोम में कैथोलिक सम्राट पोप का शासन था, कि रोम जो है ये इटली की राजधानी है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान केंद्र भी है, और रोम में कैथोलिक पंथ। ये कैथोलिक क्या है? जैसे हिंदू धर्म के 2 पंथ है, सिया और वैष्णव और शैव। इस्लाम धर्म की 2 शाखाएं, सिया और सुन्नी। आपके बौद्ध धर्म की 2 हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म की 2 शाखाएं, श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हिनयान और महायान। उसी तरीके से ईसाई धर्म की 2 शाखाएं, एक कैथोलिक है और एक है प्रोटेस्टेंटवाद। जो है ये कैथोलिक वो है जो पोप का समर्थक पंथ था। तो इस कैथोलिक का अधिकार, जो पोप था उसका अधिकार था। फ्रांस की सेवाएं इसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती। रोम पर आक्रमण, कैथोलिक धर्म पर आक्रमण करना था, लोगों की ऐसी मानसिकताएं थी, ऐसा वो लोग क्या थे? सोचते थे। तो 1870 ईस्वी के अंतर्गत सार्डिनिया और पीटमांड को प्रसा का सहयोग मिला, और वो रोम की रक्षा के लिए फ्रांस की जो सेनाएं थी उनको 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में प्रसा ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। कब पराजित कर दिया था? प्रसा ने। ये एक बार फिर, क्योंकि जर्मनी और इटली का एकीकरण समानांतर साथ चला है, और समानांतर जो साथ चला उसमें आपने पहले पढ़ा है कि 1 सितंबर सन 1870 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध। और सेडान का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? फ्रांस के मध्य और प्रसा के मध्य हुआ था। और फ्रांस ने पूरी जवाबदारी ले रखी थी किसकी? रोम की। यानी इसने पूरी जवाबदारी ले रखी है, रोम की जवाबदारी ले रखी थी, कि रोम का जो सुरक्षा का जो वचन था, रोम की एकता का जो प्रसंग था, रोम के कल्याण का जो प्रसंग था, वो केवल फ्रांस से था। अब फ्रांस का और प्रसा का युद्ध हो गया सितंबर 1870 ईस्वी में, और इस युद्ध को इतिहास में सेडान का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में प्रसा से फ्रांस क्या हो गया? हार गया। तो फ्रांस जब हार गया तो रोम को जो सुरक्षा का वचन दे रखा था फ्रांस ने, वो वचन वो पूरा कैसे करेगा? तो वो वचन पूरा नहीं करेगा। तो ऐसी विषम परिस्थिति का फायदा उठाया, और इस फायदे को उठाकर रोम में जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह जो था वो इटली के पक्ष में रहा। इस तरीके से 12 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल द्वारा संयुक्त रूप से इटली की संसद का क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। तो इटली के जो रोम है, रोम में क्या करवाया गया था? जनमत संग्रह करवाया गया। क्या करवाया गया? जनमत संग्रह करवाया गया था। तो रोम में जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह किसके पक्ष में आया? इटली के पक्ष में आया, रोम के पक्ष में नहीं गया। और फिर क्या हुआ था कि जब ये जनमत संग्रह पक्ष में आ गया तो 12 जून 1871 ईस्वी को जो विक्टर इमैनुअल है, कौन है? विक्टर इमैनुअल द्वारा संयुक्त इटली की संसद का गठन किया है। दोबारा संयुक्त
इटली की संसद का गठन किया गया। किसका संसद का गठन किया गया? जो संयुक्त इटली है उसकी संसद का गठन कर दिया गया। देखो एक पुस्तक थी लॉ ऑफ द पेपल गारंटीज नाम की पुस्तक है। तो यहाँ पर एक पुस्तक आपकी आएगी लॉ ऑफ जो पेपल गारंटीज नाम की जो पुस्तक है, उस गारंटीज नामक पुस्तक में पेपल ऑफ गारंटीज में इटली की संसद द्वारा कानून पारित किए गए। यानी जो इमैनुअल विक्टर ने इटली की संसद का गठन किया तो इटली की संसद द्वारा कानून पारित किए गए और कानूनों का एक लेखा जोखा तैयार किया गया। इसमें पोप के निवास स्थान के आसपास के क्षेत्रों में पोप की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर ली। पोप अब भी राजदूत नियुक्त कर सकता है, ये अधिकार उसको दे दिया। यानी 12 जून 1871 ईस्वी को लॉ ऑफ पॉपुलर गारंटीज नाम की एक कानूनी संहिता का निर्माण किया गया। पोप और जो चर्च था रोम का उसके आसपास का क्षेत्र स्वतंत्र छोड़ा गया और आज भी रोम के पोप को ये स्वतंत्र अधिकार दिया गया कि वो राजदूत अपना नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। ये कहा जाता है एक देश के रूप में इटली केवल की ही देन है जो एक संपूर्ण इटली को एक जगह लाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। इटली और जर्मनी के एकीकरण केवल इतिहास में नहीं विश्व के मानचित्र को बदल दिया था। फ्रांस और ऑस्ट्रिया की बनाई गई व्यवस्थाएं यूरोप को भंग कर चुकी थी और अब शेष विश्व होने जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, उसी तरीके से इटली के एकीकरण में मेजिनी, गेरिबाल्डी, केउर, विक्टर एमानुएल का संयुक्त योगदान रहा। और यही कारण था कि यूरोप महाद्वीप में ये दोनों शक्तियां, एक जर्मनी जो सार्डिनिया पीटमोंट के नेतृत्व में उसके प्रसा के नेतृत्व में एकीकृत हुई और इटली सार्डिनिया पीटमोंट के एकीकृत में रही थी। इटली के एकीकरण को ईश्वर का आशीर्वाद कहकर संबोधित किया गया और इसे कहा गया कि एक इटली का जो एकीकरण था, जो व्यवस्थाएं थी, वो सभी एक साथ संगठित हुई। इस तरीके से इटली का जो एकीकरण था वो पूरा हुआ, इन चरणों में हुआ। लेकिन इनमें भी जो छोटे क्वेश्चन जो आपको पुटअप करने हैं, उन छोटे क्वेश्चनों में आपको पुटअप करना है। जैसे आप गेरिबाल्डी है, उसका जन्म है, भूमध्य सागरीय यात्रा है, केपिरा टापू को कब खरीदा, किसने खरीदा, लाल कुर्ती संगठन है, नीलपत सिसिली का विलय कैसे हुआ, रोम का विलय कैसे हुआ, लॉ और पेपुर गारंटीज क्या है, उसके बाद विलय फ्रेंक का संधि की प्रमुख शर्तें क्या है, गेरिबाल्डी को किस प्रकार एकीकरण हुआ। और एक बात और आपसे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है, जर्मनी वह जो इटली का जो एकीकरण है उसके रूप में आपको पूछा जाएगा। तो इसके साथ मेरे विद्यार्थियों, मेरे अजीज सभी बच्चों, आपका जो ये आज का टॉपिक था या हिस्ट्री का जो अंतिम टॉपिक था इटली का एकीकरण, वो पूरा हो चुका है। और इसके साथ आपकी जो हिस्ट्री अध्याय जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पॉलिटिकल का अध्याय शुरू करेंगे 14 जून 2020 कल से, और उस टॉपिक के अंतर्गत लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप तब तक इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो और पढ़ो। एक बच्चों आपको बात बता दूं कि जो मैंने पीडीएफ डाली है उनमें हर तरीके की चीजें मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और पीडीएफ के अलावा जो मैं इस कागज पे आपको एक लिखित में हर चीज समझाता हूँ, इनको आप फोकस से पढ़ेंगे। अब आपके आगे के प्रश्न है तो लघुत्तरात्मक है, तिलघुत्तरात्मक है। देखो वैसे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं उसका कोई मतलब नहीं है कि वो बाहर वाले प्रश्न आए, लेकिन उनपे एक आधार मिल जाता है, एक व्यवस्था मिल जाती है कि आपको आगे के प्रश्न कैसे पुटअप करने हैं, कैसे विकसित करने, किस तरीके से लिखना है, ये बात आपके मस्तिष्क में आ जाती है। तो आप आगामी रूप से इन सारी चीजों को गहनता से पढ़ो और गहनता से इनका ध्यान रखो। और होमवर्क के रूप में जो ये पाठ का जो आगामी इन प्रश्नों को आप करेंगे, वैसे तो पीडीएफ को पढ़कर आप स्वयं प्रश्न निकालेंगे, क्योंकि उनसे स्वयं निकालोगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी बच्चों को साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका हिस्ट्री का टॉपिक पूरा हो चुका। कल मेरे सभी बच्चों से कल मैं फिर मिलता हूँ 14 जून की क्लास में, पॉलिटिकल साइंस में आपसे मिलेंगे। और वो उसके 3 अध्याय बनाएंगे, 3 पार्ट। अब 3-3 पार्ट में वो आगे के पार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद, कल फिर।